हेलो स्टूडेंट्स, हमारा संबंध एवं फलन चैप्टर चल रहा है और इसमें बच्चों हमने अभी जो हम कर रहे थे इसकी एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ रहे थे। तो हमने इसमें पढ़ा था फलन। ठीक है, तो फलन के बारे में हम कल सब कुछ पढ़ चुके थे, किसे फलन कहते हैं। ठीक है ना, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कोई फलन है या नहीं है। ठीक है, इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे। तो बच्चों हम आगे जो हम करने जा रहे हैं इसी से आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, फलन को ही। ठीक है, तो उसको आगे पढ़ेंगे आज हम। तो बच्चों देखो, जो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे देखो वास्तविक मान फलन। देखो वास्तविक मान फलन, तो वास्तविक मान फलन किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उपसमुच्चय है वास्तविक मान फलन कहते हैं। मतलब ये कुछ परिभाषाएं सिंपल है। वास्तविक मान ध्यान रखना, यहाँ पे मान लिखा है। ठीक है ना, आगे में खाली वास्तविक फलन है, आगे भी आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ ये वास्तविक मान है। तो वास्तविक मान जो फलन होता है, ऐसे फलन में क्या होता है, ऐसे फलनों को वास्तविक मान फलन कहते हैं जिनका परिसर, ठीक है, तो ये देखो परिसर, इसका परिसर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है या उसका कोई उपसमुच्चय होता है। तो मेन जो इसमें तुम्हें ध्यान देना है, इसमें परिसर पे ध्यान देना। ठीक है, तो ऐसा फलन जिसका क्या होना चाहिए, परिसर होना चाहिए। मेनली ध्यान रखना परिसर। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसका क्या हो, परिसर क्या हो, वास्तविक संख्याओं, क्योंकि वास्तविक की बात करी गई है ना, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो। ठीक है, या फिर उसका क्या हो, कोई उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किसे कहते हैं, तुम्हें पता ही है, आर, कैपिटल आर। या उसका कोई उपसमुच्चय, उपसमुच्चय जानते हो, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय में क्या आता था, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और जैसे कि पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक। ठीक है, और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो मतलब कोई भी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में से कोई भी हो या वास्तविक संख्या हो। ठीक है, क्या चीज़, परिसर, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे फलन को क्या बोलते हैं, वास्तविक मान फलन कहते हैं। और नेक्स्ट है वास्तविक मान फलन, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ पे वास्तविक मान, नेक्स्ट है वास्तविक फलन। ठीक है, तो वास्तविक फलन किसे कहते हैं, बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। तो वह फलन जिसका प्रांत तथा परिसर, ठीक है ना, प्रांत भी ले लिया इस बार। ठीक है, तो वास्तविक फलन उसे कहते हैं जिसमें परिसर के साथ साथ प्रांत भी क्या हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या उसका कोई उपसमुच्चय हो, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक फलन कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। वास्तविक मान फलन तो उसे कहते हैं जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या उसका उपसमुच्चय हो, और वास्तविक फलन उसे कहते हैं जिसका प्रांत और परिसर दोनों ही क्या हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या उसका कोई उपसमुच्चय हो। ठीक है बच्चों, आगे अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, जो बुक में दे रखे हैं, तो उदाहरण 12 दिया है। मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, कोई फलन f दिया है जो n से n में। देखो अब जो इसको लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से अब तुम्हें मिलेगा, आगे जो भी तुम देखोगे क्वेश्चन। ठीक है, किस तरीके का मिलेगा, मतलब इसमें f का मतलब हो गया फंक्शन। ठीक है ना, फलन, फलन का नाम f है यहाँ पे। ठीक है ना, f हो सकता है, g हो सकता है, h हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली जब एक ही फलन दिया होता तो उसका नाम हम f देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जब दो फलन आ जाते हैं, एक को f दे देते हैं, एक को g दे देते हैं। ठीक है, एक और आ जाता है तो h भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये f, इसका मतलब क्या, पहले समझ लो। इसका मतलब ये है कि कोई f एक फलन है जो कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है। यहाँ पे कॉलन लगाया, मतलब दो बिंदु लगाए हैं, इस तरीके से लिखा है n और फिर एरो लगाया, फिर लिखा है n। तो बच्चों ये वाली चीज़ जो होती है ये, ठीक है ना, ये एक तरीके से क्या हो गया, पहला समुच्चय हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा समुच्चय हो गया। तुम्हें पता है ना, कोई फलन जो परिभाषित होता है, फलन ही नहीं संबंध भी परिभाषित होता है, तो पहले जब हम तीर आरेख बनाते हैं तो पहले एक समुच्चय बनाते हैं ना, फिर दूसरा बनाते हैं। ठीक है, फिर हम एरो बनाना शुरू करते हैं। तो एक पहला समुच्चय होता है, एक दूसरा समुच्चय होता है। तो वही चीज़ है, ये पहला समुच्चय, ये दूसरा समुच्चय। तो जो फलन है ये पहले समुच्चय से और ये दूसरे समुच्चय में है। ठीक है, अब मतलब प्रांत, इसमें से प्रांत निकलेगा और इससे क्या निकलेगा, परिसर निकलेगा। ठीक है, इसके अंदर से प्रांत आता है। ठीक है, अब वो प्रांत होता क्या है वो तो हमें क्वेश्चन में ही पता चलता है, ये और परिसर भी क्या होता है वो भी हमें क्वेश्चन से पता चलता है। लेकिन इधर वाले से परिसर आता है,
इधर वाले से प्रांत आता है। ठीक है, अब दूसरा दिया है fx इक्वल टू 2x+1। ये जैसा कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि अब जो फलन में क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस तरीके से मिलते हैं बच्चों। उसमें जो फलन को परिभाषित किया जाता है fx इक्वल टू 2x+1, fx इक्वल टू 5x, fx इक्वल टू 6x, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये इसमें कैसे पता चलता है हमें ये मैंने कल बताया था, हम x की वैल्यू रख के यहाँ पे पता लगाते जाते हैं। x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो हमें पता चलेगा 1 का प्रतिबिंब क्या आया, ऐसी 2 का प्रतिबिंब क्या आया, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये तो हमें ये थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ सही कर लेना। n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय नहीं होता, प्राकृत संख्याओं का होता है ना। बुक में जो हिंदी की ये बुक है, इसमें मुझे जो दिखाई दे रहा है वास्तविक ही दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, लेकिन इसे सही कर लेना। n प्राकृत संख्याओं का ही समुच्चय होता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को तो r कहते हैं ना। ठीक है, तो ये गलती से टाइप हो गया होगा, और अगर तुम्हारी बुक में सही होगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जो कि हमें पता ही कि प्राकृत संख्याओं का ही होता है n, और कोई फलन f है, n से n में है। ठीक है, और इस तरीके से दिया गया है fx इक्वल टू 2x+1 द्वारा परिभाषित। ठीक है ना, इसके द्वारा परिभाषित है ये चीज़। ठीक है, तो अब हम इससे पहचानेंगे फलनों को, और इसकी मदद से हम फलनों को सीखेंगे। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके, किस परिभाषा का, ये परिभाषा। ठीक है, इसका प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। ठीक है, जब नीचे क्या सारणी दे रखी है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने इसको कल पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि fx इक्वल टू ये है, तो कैसे हम वैल्यूज़ निकालते हैं, और मैंने होमवर्क करने के लिए इसके क्वेश्चंस भी दिए थे। ठीक है, लेकिन और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये सब ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन में ही दे रखा है। ये पूरा भी मैं जो है लिखा है मैंने यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नीचे दी गई सारणी को पूरा करना। ये सारणी भी क्वेश्चन में ही दे रखी थी। ठीक है, यहाँ तक पूरा ही क्वेश्चन है। क्या सारणी बना रखी है, एक x लिखा हुआ है, x के आगे लिखा है 1 2 3 4 5 6, एक y लिखा है, और y के आगे लिखा है f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये बात मैंने कल तुम्हें बताई थी। ठीक है, कि अगर fx दे रखा हो तो f1 कैसे निकालते हैं। तो मैंने कल क्या बताया था, कैसे निकालते हैं, x की जगह पे क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। ऐसे f2 कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसमें हालांकि ये मैंने कल इस टाइप से चीज़ बताई थी। ठीक है, लेकिन मैं इसमें तुम्हें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ और आज बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये देखो, इसका हल हम लिख रहे हैं। तो हल में बच्चों ये लिखा x, ये लिखा y। ठीक है, तो ये है 1, ये है f1। तो f1 कितना हो जाएगा बच्चों, क्या बोला था मैंने, क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की वैल्यू रख देंगे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f1 बराबर 2 × 1 + 1। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 2 × 1 + 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3। एक मैं कर देता हूँ, बाकी फिर इसी टाइप से होंगे। ठीक है, बाकी मैं डायरेक्ट करूँगा। f2 है। ठीक है, 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही बच्चों अगला अगर करें 3। ठीक है, तो f3 बराबर कितना हो जाएगा, f3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर f4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x+1 है ना, 2 4 जा 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो f4 कितना हो जाएगा, 9। ऐसे ही हम 5 करेंगे, ऐसे ही हम 6 करेंगे, और ऐसे ही लास्ट में 7 करेंगे बच्चों। तो f5 अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, 6 दूनी 12 और 1 13। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ठीक है, और f7 होगा 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर लिए होंगे तुमने, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ थोड़ा सा एक चीज़ एक्स्ट्रा जो अब मैं बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे x की वैल्यू थी ना ये, और यहाँ पे ये इन्होंने लिखा है y। ठीक है, तो इससे तुम्हें क्या पता चला, इससे ये पता चल रहा है कि ये तो x हो गया, और ये y क्या चीज़ है, f1 f2 f3
तो इससे क्या चीज़ पता चल रही है, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तो तुम्हें नोट करना है, ठीक है ना। क्या चीज़ नोट करना है कि y इक्वल टू कितना होता है, एफ एक्स होता है, ध्यान रखना, ठीक है। y इक्वल टू कितना होता है, एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब है, और y किसको बताता होगा, ये बताता है, किसको बताता है, एक तरीके से परिसर को बताता है। y किसको बताता है, परिसर को, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। और स्मॉल x है, ये किसको बताता होगा, ये एक तरीके से प्रांत को बताता है, ठीक है। y बताता है परिसर को, और x किसको बताता है, प्रांत को बताता है, ठीक है ना। x जब भी मैं तीर आरेख बनाता था, उसमें पहले वाले को मैं स्मॉल x लिखता था और दूसरे वाले के अवयवों को स्मॉल y लिखता था, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो अगर हम किसी, जैसे यही है, इस वाले क्वेश्चन में हम एफ एक्स बराबर 2x+1 लिख रहे हैं ना, तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते थे, क्या, एफ एक्स की जगह पे हम लिख सकते थे y बराबर 2x+1। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि एफ एक्स बराबर कितना होता है, y होता है, ठीक है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी मदद से अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, मतलब ग्राफ भी बनाएंगे, कुछ के ग्राफ सीखेंगे हम कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि एफ एक्स बराबर कितना होता है, वाई होता है, तभी हम इसके ग्राफ भी बना पाएंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू निकाल के फिर हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, निर्देशांक मिलेंगे, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये तुम्हें बिल्कुल पता हो जाना चाहिए कि वाई बराबर एफ एक्स होता है। तो बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं मेनली अब आगे, वो है कुछ फलन और उनके आलेख, ठीक है। तो ये तुम्हें समझते जाना है, इस पे बेस्ड कोई अभी फ़िलहाल क्वेश्चंस तो नहीं है, ठीक है। कुछ फलन और उनके आलेख, लेकिन एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये, ठीक है ना, बनाने के लिए आ सकते हैं, ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि ये फलन किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। और मेन जो चीज़ है, ये आगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे चल के ये जब फलन अगर तुम्हें आएंगे अच्छे से समझ में, तो ही आगे 11th में ही आगे, या फिर 12th क्लास में, ठीक है ना। 12th में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 12th में एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि जैसे यहाँ पे संबंध एवं फलन, ठीक है ना, एक चैप्टर है ना, ठीक है। तो वहाँ पे भी संबंध एवं फलन एक चैप्टर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे संबंध एवं फलन सेकंड चैप्टर है ना, कि वहाँ की शुरुआत ही होती है संबंध एवं फलन से 12 में। तो संबंध एवं फलन अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं आएगा, तो फिर आगे भी तुम्हें संबंध एवं फलन वाला चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी को आगे कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। संबंध है तो उसी को, संबंध के प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। ऐसी सेम फलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, फलन किस प्रकार के होते हैं, उसे आगे कंटिन्यू किया गया है। जो ये मैं फलन बता रहा हूँ, तत्समक फलन, ये जो भी अभी मैं बताऊँगा, ठीक है, ये सब भी अगर तुम्हें आएंगे तो ही तुम आगे 12th में अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। और ऐसे ही अगर आगे भी कभी यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी 11th में, तो तुम कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ये सब आने ज़रूरी है। कुछ फलन तथा उनके आलेख, आलेख मतलब ग्राफ्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो फलन्स हैं, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, हम उनको देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं, सबसे पहला फलन हम देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला है तत्समक फलन, ठीक है। तत्समक फलन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन। तो कैसा होता है तत्समक फलन, ये मैं बता देता हूँ। तत्समक फलन बच्चों, ठीक है, इन शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। तुम्हें जो उसकी परिभाषा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू कितना होता है, उसी से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये फलन किस प्रकार का होता है। वही मेन चीज़ तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि फलन कहाँ से कहाँ होता है, ठीक है, परिभाषित। तो फलन होता है आर से और आर में होता है ये, ठीक है, जो तत्समक फलन है, ठीक है। जो पहला वाला तुम्हें लेना है, ठीक है, समुच्चय वो आर लेना है, मतलब सभी वास्तविक संख्याएं, दूसरा वाला भी सभी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो प्रांत में हम सभी वास्तविक संख्याओं में से ही हम प्रांत ले सकते हैं, ठीक है ना। और परिसर भी हम सभी वास्तविक संख्याओं में से ही परिसर को लेंगे, ठीक है ना। अब क्या प्रांत आएगा, क्या परिसर आएगा, वो तो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़रा, अब परिभाषा जब हम देखेंगे उससे हमें पता चलेगा क्या प्रांत परिसर आना चाहिए इसका, ठीक है।
तो परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा है इसकी बच्चों, एफ एक्स बराबर आइडेंटिटी फंक्शन है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एक जैसा, ठीक है। तो एक जैसा का क्या होता है इसमें, तत्समक फलन में ऐसा होता है कि एफ एक्स बराबर एक्स ये होता है, ठीक है। इतना अगर तुम समझ गए ये किस तरीके से परिभाषित होता है, ये एफ एक्स बराबर एक्स द्वारा परिभाषित होता है। मतलब कि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे, अभी तक तुम ऐसे पढ़ रहे थे ना, कुछ एफ एक्स बराबर 2x+1, एफ एक्स बराबर 3x+2, या तुमने जो क्वेश्चन किए होंगे एफ एक्स इक्वल टू x²। तो जब तुम एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते थे, यहाँ पे 1 का वर्ग या 1 की अलग वैल्यू आती थी। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, अब ये एफ एक्स बराबर एक्स ही है। अगर तुम एक्स बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब है जो हम वैल्यू यहाँ रख रहे हैं वही वैल्यू यहाँ भी मिल रही है। इसका मतलब है कि इसका, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है इसका प्रतिबिंब ये वाला होता है, ठीक है ना। ये वाला इसका प्रतिबिंब होता है, एक्स का प्रतिबिंब वाई होता है, और ये पूरा का पूरा तो वाई होता है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस वाले का प्रतिबिंब ये होता है। तो एक्स का प्रतिबिंब यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, एक्स ही आ रहा है। मतलब किसी, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का प्रतिबिंब 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 का प्रतिबिंब 2 आएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमें कि तत्समक फलन की क्या खास बात होती है, इसमें किसी का भी प्रतिबिंब वो स्वयं होता है, ठीक है ना। 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब 4, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था, ठीक है। अब हम इसका अगर मान लो ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आलेख बनाना चाह रहे हैं हम। तो आलेख बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या मतलब कुछ ऐसा करें जिससे हम ग्राफ बना पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए हम बच्चों ऐसा करते हैं कि जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स को मैंने अभी भी बताया था, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, वाई। तो एफ एक्स की जगह पे तुम रख दो वाई, ठीक है ना। तो हम इजीली फिर इसकी मदद से बच्चों हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ, ठीक है। ये तो फंक्शन की परिभाषा थी कि एफ एक्स बराबर एक्स होता है, मतलब एक्स का प्रतिबिंब एक्स ही आता है। लेकिन अब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ग्राफ बनाने के तो बच्चों क्या करना है, एफ एक्स की जगह पे क्या रख लो, वाई लिख लो। अब इसकी मदद से बिंदु बना के हम ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बिंदु कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये शायद तुमने कब किसी न किसी क्लास में पढ़ा ज़रूर होगा, ठीक है। बिंदु कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, बिंदु बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो एक्स बराबर कितना रखेंगे, अगर एक्स बराबर 1 रखो, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बराबर 1 रखो तो वाई बराबर कितना आएगा, वाई बराबर भी 1। तो क्या बिंदु मिला, एक बिंदु मिला, 0 0। ध्यान रखना पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और भी बिंदु रख सकते हैं, ठीक है। एक्स बराबर अगर 0 रखें तो वाई बराबर भी कितना आएगा, 0, सॉरी ये 1 1 आएगा, ठीक है ना, ये 0 0, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2 रख लो, वाई बराबर भी 2। तो इसके बिंदु बनाना तो बहुत आसान है, ठीक है। एक्स बराबर -1 रख लो तो वाई बराबर भी -1, ठीक है। वैसे तो जहाँ तक ग्राफ बनाने का सवाल है, ठीक है, अगर वो ग्राफ क्या चीज़ है वो, ठीक है, ग्राफ अगर रेखा है, रेखा के लिए 2 ही बिंदु काफ़ी होते हैं, ठीक है ना। रेखा के लिए 2 बिंदु काफ़ी होते हैं, 2 बिंदुओं को मिला दो तो वो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा सा ज़्यादा बिंदु इसलिए लेने हैं कि हमें क्या पता कि वो ग्राफ रेखा ही है, ठीक है। हमें ये क्या पता कि वो ग्राफ रेखा ही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा बिंदु बनाएंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा एक तरीके से कि ये रेखा है, ठीक है। हालांकि कुछ चीज़ें बच्चों अगर तुम्हें पता होंगी, ठीक है, तो उससे तुम एकदम से बता पाओगे कि ये रेखा का ग्राफ है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे पावर, ठीक है ना, पावर एक्स की पावर कितनी, 1, वाई की पावर भी कितनी, 1, ठीक है। तो अगर तुम्हें घात, जो चार संख्याएं हैं उनकी घात अगर कितनी मिले, 1 मिले, तो समझ जाना कि वो किसकी समीकरण होती है, रेखा की समीकरण होती है वैसे, ठीक है ना, एक रेखा की बनेगी। चलो इसे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। इसे अगर ड्रॉ करें तो किस तरीके से ड्रॉ होगा, ये है, अच्छे से तो ये ग्राफ पेपर पे होगा। अभी हम बिना ग्राफ पेपर के अगर इसे करें तो कैसे करेंगे, देखो हमने क्या क्या बिंदु लिए थे, 1 2, तो 1 1 2 3 -1 -2, ठीक है, ये तो 0 हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3,
क्या क्या बिंदु मिले थे? एक मिला था 0 0 0 0 मूल बिंदु, तुम्हें पता ये होता है। एक बिंदु हमें मिला था 1 1। तो बच्चों 1 1 का मतलब क्या होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स पे चलेंगे 1, ठीक है ना, ये आता होगा तुम्हें। यहाँ मूल बिंदु से चलना शुरू करो, एक्स पे गए 1, फिर ऊपर चलेंगे वाई पे भी कितना 1, तो ये बिंदु हमें मिला। नेक्स्ट कौन सा बिंदु है? 2 2, एक्स पे 2 चलेंगे, ठीक है ना, वाई पे भी ऊपर की ओर कितना चलेंगे? 2 चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये वाला देखें -1 1, तो एक्स पे कितना चलेंगे? -1, वाई पे भी कितना चलना? -1, वाई पे -1 का मतलब नीचे आना है। तो ये अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको तुम स्केल से ड्रॉ कर लेना, अभी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। जब स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी रेखा बनेगी ये, ठीक है, सरल रेखा बनेगी, ध्यान रखना, ठीक। ये भी थोड़ा ढंग से बनी नहीं क्योंकि मैंने स्केल से नहीं खींचा ऐसे, तुम स्केल से खींचोगे इसे तो ये एक सरल रेखा बन जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों तुम इसका ग्राफ बना लोगे। ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ें, थोड़ा सा इसका प्रांत और परिसर भी देखें अगर, ठीक है, तो इसका, ठीक है ना, इसका क्या प्रांत होता होगा, क्या परिसर होगा, ठीक है। तो प्रांत अगर हम देखें बच्चों इसका, तो इसका प्रांत क्या आएगा? प्रांत का मतलब क्या होता था? प्रांत का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो हम एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे, एक्स की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। जो आर है ना, तो आर में से हम कुछ भी तो वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, 1/2 रखो, 3/2 रखो, 5/2 रखो, 7.6 रखो, कुछ भी रखो। इसका मतलब है प्रांत क्या होगा इसका प्रांत आर होता है, मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं। और दूसरा है प्रांत आर हो गया, उसके बाद है नेक्स्ट है परिसर। परिसर क्या होगा? अब परिसर का मतलब होता है कि हमें मिलेगा क्या उसके बाद, एक्स की वैल्यू तो हम यहाँ रखते जाएंगे, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, या ये बोल सकते हैं वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे तो वाई और एक्स तो एक ही हैं, तो जो एक्स है वही क्या है, वाई भी है। तो अगर एक्स प्रांत बराबर आर आया था, तो परिसर भी कितना आएगा? परिसर भी आर ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि तो बराबर ही है। तो प्रांत और परिसर दोनों ही आर आते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा है, कौन सा फलन पढ़ा है? तत्समक फलन, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट फलन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फलन है वो है अचर फलन, ठीक है। अचर फलन किसे कहते हैं, ठीक है। अचर फलन किस तरीके से परिभाषित होता है, इस और क्या उसके प्रांत होते हैं, क्या उसका परिसर होता है, तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे, और किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अचर फंक्शन, जो अचर फलन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है। तो बच्चों जो अचर फलन है वो भी होता है आर से और आर में, ठीक है ना। तो आर मतलब वास्तविक संख्या से लेकर और वास्तविक संख्या तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखते हैं ध्यान से कि इसको परिभाषित कैसे करते हैं। जैसे पहले वाला परिभाषित होता है f(x) = x, ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये अचर फलन है। अचर जानते हो तो यह कांस्टेंट, तो जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो सेम बच्चों ये फलन क्या है, ये फलन एक ऐसा फलन है जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है। इसका मतलब है ये कुछ इस प्रकार का फलन होता है, f(x) = c, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे कि c क्या है, यहाँ पे जो सी राशि है ना ये अचर है, ध्यान रखना, सी राशि अचर है, मतलब कुछ इस टाइप से होगा ये f(x) = जैसे अचर का मतलब है 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मान लो f(x) = 2 दिया है क्वेश्चन में, f(x) = 3 दिया है, f(x) = 5 दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अभी हम इसका ग्राफ भी बना के देखेंगे। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो ज़रा, सबसे पहले से समझाते हैं क्यों इसे अचर फलन कहते होंगे। अचर फलन इसे क्यों कहते होंगे, इसलिए कहते हैं कि अगर मान लो मैं x का मान यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो क्या वैल्यू क्या होगी इसकी, बताओ। हम जब वैल्यू निकालते तो हम कैसे निकालते थे, हम x की वैल्यू यहाँ भी रखते थे और इधर भी रखते थे। लेकिन अभी हम यहाँ पे x की वैल्यू रख पाएंगे क्या? ध्यान से देखो, यहाँ तो x है ही नहीं, राइट साइड में कहीं x है ही नहीं, इसका मतलब मैं x की वैल्यू रख ही नहीं सकते। मतलब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी c आएगी, 2 रखेंगे तो भी c, 3 रखेंगे तो भी c, 4 रखेंगे तो भी c। मतलब
मतलब प्रत्येक का जो भी प्रतिबिंब होगा, ठीक है, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या आएगा, सी ही आएगा इसमें, ठीक है, यानी कि अचर संख्या ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक का कुछ अलग है, दो का अलग है, तीन का अलग है। इसी वजह से इस फलन को क्या बोलते हैं, अचर फलन कहते हैं। इसमें जो परिसर आ रहा है वो केवल एक ही संख्या आ रही है, ठीक है। तो अगर हम अब इसको हम प्रांत और परिसर में देखें, प्रांत क्या, तो प्रांत का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू हम इसमें क्या रख सकते हैं, वास्तविक संख्या कोई भी तो रख सकते हैं हम, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो प्रांत तो इसका आर हो गया। अब हम बात करें परिसर की, तो परिसर में क्या होगा इसका, ध्यान से देखो, परिसर में क्या होगा, परिसर में इसका वही वैल्यू तो आएगी जो यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे मान लो 2 लिखा है तो आंसर में हम परिसर हमेशा इसको 2 मिलेगा। अगर 3 है तो परिसर में हमेशा 3 मिलेगा। अभी तो यहाँ पे सी लिखा है ना, ठीक है ना, सी लिखा है, ध्यान रखना, स्मॉल सी है, ठीक है। तो अभी परिसर कितना मिलेगा, सी मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये सी, ठीक है ना, मैंने ब्रैकेट लगा के और लिखा सी, मतलब एक ही अवयव है परिसर में, सी। ये सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, सी थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, मतलब सी का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को एक करके देख लेंगे, ठीक है। तो उस ग्राफ बना के मतलब हम देख लेंगे। तो एक जैसे हम उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, एक हम अचर फलन ले लेते हैं, f(x) बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक है, f(x) बराबर 3 ये लिया है, ठीक है। f(x) बराबर c लेके तो हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे ना, c का मान क्या है, कुछ रखना तो पड़ेगा ही ना। तो अचर फलन का मतलब ये नहीं कि f(x) बराबर 3 ही अचर फलन होगा, बहुत सारे बन सकते हैं। f(x) बराबर 4 बन सकता है, f(x) बराबर -2 बन सकता है, f(x) बराबर 8 बन सकता है, f(x) बराबर 12 बन सकता है। ये सारे के सारे फलन क्या है, अचर फलन है। जैसे तत्समक फलन तो एक सिंगल फलन f(x) बराबर x था खाली, वो तत्समक होता था f(x) बराबर x। लेकिन अचर फलन में f(x) बराबर और एक अचर होना चाहिए कुछ आगे बस, तो वो अचर फलन होता है, ठीक है। तो जैसे हमने एक उदाहरण के लिए f(x) बराबर 3 लिया, इसको हम बनाना चाहते हैं। तो अब इसका ग्राफ जब बनाएंगे ना, तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करते हैं, इस f(x) की जगह पे क्या लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं y। तो ये y बराबर 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y का मान हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। हम x की कुछ भी वैल्यू रखें, इसमें कहीं पे x आया ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के y का मान 3 आना चाहिए। तो इसका ग्राफ जरा देखते हैं कैसे बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू का तो कुछ पता चल नहीं रहा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको 1 2 3 4, ठीक है ना, -1 -2 -3 1 2 3। तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर तुम मान लो x की वैल्यू मान लो तुम लो 1, अपनी ओर से ले लो, x की वैल्यू तुमने कितनी ली, 1, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 ली। लेकिन y की वैल्यू तो फिर भी कितनी आएगी, y की वैल्यू तो 3 ही आएगी। तुम कुछ भी लेते रहो क्योंकि y की वैल्यू फिक्स है। x की वैल्यू तुम 2 लो तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी। x की वैल्यू तुम कितनी लो, -1 लो तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी। मतलब तुम्हें बिंदु मिलेगा 1 3 2 3 -1 3, ठीक है। तो अब ये बना के देख लो, जैसे कि हम बनाते हैं 1 3, x पे चले 1, y पे चले 3, एक बिंदु ये है। 2 3, x पे चलो 2, y पे चलो 3, एक ये हो गया। x पे चलो -1, y पे चलो 3, एक बिंदु ये हो गया। तो अगर इसको बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखो, तुम इसको बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार की रेखा आने वाली है। तो ये कैसी रेखा आई बच्चों, ध्यान से देखो, ये एक रेखा आई, किसके समांतर आई ये रेखा, ये x अक्ष के समांतर रेखा आई, ठीक है। तो ध्यान रखना ये रेखा, ये जो कौन सा फलन है, अचर फलन, हमेशा क्या आएगा, x अक्ष के समांतर रेखा आने वाला है, x अक्ष के समांतर रेखा, ठीक है। तो अगर मान लो यही फलन f(x) बराबर 3 ना होता, f(x) बराबर 2 होता, तो 2 से बिंदु से होते वाली एक इस तरीके से इसके x अक्ष के समांतर रेखा होती। अगर f(x) बराबर 1 होता तब क्या होता, 1 से जाती हुई एक रेखा जो कि इसके समांतर होती, ठीक है। f(x) बराबर -1 होता मान लो, तब ये -1 इधर की साइड -1 होता है ना, तो यहाँ से होती हुई एक ऐसी सीधी रेखा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसका ग्राफ बनता है। तो इसके बाद बच्चों आगे भी काफ़ी सारे अभी ग्राफ्स हैं, तो उसको अभी हम आगे नेक्स्ट डे हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो होमवर्क में क्या है, होमवर्क में कुछ नई चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज से कुछ करने के लिए नहीं है। बस क्या करना है, जो मैंने आज बताया, जो भी ग्राफ्स बताए हैं, जो भी फंक्शंस बताए हैं, ठीक है, इनको अच्छे से समझना है और इन्हें कॉपी में करना है। फिलहाल ये है।